आज के मनी लेसन में मैं आपको इनकम टैक्स के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं, ताकि आप अपना ITR फाइल करने से पहले इसे ध्यान में रख सकें। आज मैं लेकर आया हूं हाउ टू कैलकुलेट एंड रिड्यूस कैपिटल गेन टैक्स। मैं आपको बहुत आसान तरीके से विद एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और आप कैपिटल गेन पर अपना टैक्स कैसे कम कर सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे एफर्ट्स को एनकरेज करेंगे। शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अवश्य सेव करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न भेजने के लिए आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ITR को सही ढंग से दाखिल करने में मदद करने के लिए अन्य वीडियो भी तैयार कर रहा हूं और मैं आपकी कर देनदारी को बचाने में करते हैं हाउ टू कैलकुलेट एंड रिड्यूस कैपिटल गेन टैक्स। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले ये जान लें कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है। कैपिटल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लीज होल्ड राइट्स, मशीनरी एंड ज्वेलरी। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि कैपिटल एसेट्स में नहीं आते, जैसे कि कोई स्टॉक हो, कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल्स जो कि अपने बिजनेस के लिए यूज़ होता है, या पर्सनल गुड्स जैसे अपने कपड़े, क्लोथ्स, फर्नीचर जो कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए होता है, या एग्रीकल्चर लैंड जो कि रूरल इंडिया में है। रूरल इंडिया का मतलब ये है कि जो म्यूनिसिपैलिटी एंड कंटोनमेंट बोर्ड के से बाहर का एरिया हो, या बॉन्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें जो कैपिटल एसेट्स है ये भी दो तरीके के होते हैं। इसमें एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है, एक रहता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स जिनका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स 24 महीने से कम का पीरियड हो तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जिनका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज़्यादा हो वो हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं। लेकिन पहले प्रीवियसली ये 36 महीने तक का हुआ करता था। अच्छा, कुछ एसेट्स ऐसी भी हैं जो 12 महीने से ज़्यादा में अगर होल्ड कर लिया जाए तो उनको कैपिटल हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में मान लेते हैं। जैसे इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन ए कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या सिक्योरिटीज लाइक डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये जो इनको अगर 12 महीने से ज़्यादा हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानते हैं। यूनिट्स ऑफ UTI और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ये ऐसे एसेट्स हैं अगर ये 12 मंथ से ऊपर हो जाएंगी तो इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मान लिया जाता है, और अगर ये 12 मंथ से कम हो जाता है तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और होती है। इनहेरिटेड कैपिटल एसेट्स। इनहेरिटेड कैपिटल एसेट्स क्या होती है? यदि कोई संपत्ति उपहार, वसीयत या उत्तराधिकार या विरासत द्वारा अर्जित की जाती है तो यह निर्धारित करने के लिए कि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग से ही निर्धारित होता है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग शामिल किया जाता है जिस टाइम से जो इसका प्रीवियस मालिक है, जो पुराना इसका मालिक जिसके पास थी पहले प्रॉपर्टी, जितने टाइम से उसने स्टार्टिंग में अपने पास रखा उधर से इसका पीरियड जो है ऑफ होल्डिंग काउंट किया जाता है। और इसमें बोनस शेयर या राइट शेयर्स के मामले में भी पीरियड ऑफ होल्डिंग इज काउंटेड, कि जब ये अलॉटमेंट होती है पिछली तारीख से उस प्रीवियस मालिक को, उसी टाइम से इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट किया जाता है। कैपिटल एसेट्स गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन काउंट करने के लिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काउंट करने के लिए दोनों का सिस्टम अलग है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कैलकुलेशन में यूज होती हैं। इसके लिए पहले जान लें। इसका फर्स्ट टर्म है फुल वैल्यू कंसिडरेशन। फुल इसका मतलब है कि जो सेलर है, सेलर जो टोटल अमाउंट अपने एसेट्स जो अपनी बेच रहा है कैपिटल एसेट्स, उसके बदले में जो टोटल अमाउंट रिसीव करता है उसको कहते हैं फुल वैल्यू कंसिडरेशन। और दूसरी टर्म यूज होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि जो सेलर है उसने जो एसेट्स को बेच रहा है उसको परचेज जो करी थी वो एक्चुअल में उसकी परचेजिंग वैल्यू क्या थी उसकी,
और थर्ड है बेस ईयर। हम लोग जो यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो बेस ईयर जो माना जाता है वो अप्रैल 2001 से माना जाता है, 1/4/2001 से माना जाता है। चौथी टर्म्स है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब यह है कि सेलर जो अपने आइटम को बेच रहा है, अपने एसेट्स को बेच रहा है, उसमें उसने कुछ ना कुछ अपना एक्सपेंसेस उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसकी कंडीशन या कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक्सपेंसेस किया होगा, कुछ लगाया होगा। लेकिन इसमें अगर कोई एक्सपेंसेस उसकी इम्प्रूवमेंट में अगर उसने 1/4/2001 से पहले का किया है वो उसको काउंट नहीं किया जाता। इसका हम आगे जब वैल्यूएशन करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बतलाएंगे। अच्छा, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब कैलकुलेट करते हैं इसमें कुछ 3-4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला तो हम लोग फुल वैल्यू कंसिडरेशन, जो कि पूरी उसकी वैल्यू जो सी है, जो हमें सेल पे हमें मिली वो वैल्यू लिया है। और सेकंड है उसमें से डिडक्ट किया जाता है जो एक्सपेंडिचर, जो भी हमें एक्सपेंसेस जो सा है इसमें ट्रांसफ़र के टाइम पे हमने एक्सपेंसेस पेमेंट करी उसका वो लेस कर दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो परचेज की हमारी उसकी वैल्यू है उसको लेस कर दिया। और इसमें हमने असेट्स के अंदर जो भी कोई इम्प्रूवमेंट करी हो उसके ऊपर जो खर्चा आया उसको लेस कर देते हैं। और थर्ड स्टेप है जो इनको लेस करने के बाद बचता है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसको हम शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सा है फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफ़र, जितना भी उस पर ट्रांसफ़र के ऊपर एक्सपेंसेस हुआ है, और लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो परचेज हमने जितने परचेज की थी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो बाकी बचता है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे कैलकुलेट किया जाता है जो अभी हमने देखा, इसमें सेल प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल माइनस द परचेज प्राइस, जो हमारी परचेज प्राइस है उसको लेस करते हैं तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके लिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए अक्टूबर 2015 में कुलदीप उसने 38,750 रुपए में 250 शेयर खरीदे एट द प्राइस ऑफ 155 ए शेयर, और वो इन शेयर्स को 5 महीने के बाद अपने पास होल्ड करने के बाद 192 रुपीज़ ए शेयर के हिसाब से उनको सेल कर देता है। टोटल सेल प्राइस हुआ 48,000। और अब हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ, पूरी इसकी फुल वैल्यू इसका है 48,000 कि जितना का उसने बेचा। इसमें ब्रोकरेज मान लीजिए हम लेस कर देते हैं 0.5%, 240 रुपए की ब्रोकरेज हुई। परचेज प्राइस जो हमने परचेज किया था वो 38,750 का परचेज किया था। तो हमारे पास इसमें से लेस करने के बाद जो बचा वो हमारे पास बचा है 9,010 रुपए बचा। ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। अच्छा, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जो टैक्स लगता है वो 15% है, इनका रेट ऑफ टैक्स है। इसमें कोई भी जो स्लैब रेट होता है 10%, 20% और 30%, इसको बेस नहीं बनाया जाता, 15% के हिसाब से टैक्स लगता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को रिड्यूस करने के लिए जो हमारा सेक्शन 54 है उसमें कोई एग्जम्पशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये इसका टेबल हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट जो सी एवरी ईयर उसके इंडेक्स में आ जाती है कि कितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, कितनी वैल्यू बढ़ गई है, वो हमें देखना पड़ता है उसको ट्रांसफ़र करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको लेस करके। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो उसने परचेज किया था उसकी इन्फ्लेशन से जो उसकी वैल्यू बढ़ गई है उस रेट तक की, उसको लेस किया जाता है। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो उसने एसेट्स पे अपना एक्सपेंसेस लगाया और उसमें जो इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज हुआ उसको लेस कर दिया। इनको लेस करने के बाद जो बाकी बैलेंस बचता है वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन इसको हम रिड्यूस करने के लिए हमें 3 सेक्शन में, इनकम टैक्स में 3 सेक्शन है, 54 EC, 54 F। इसमें हम लोगों को कई बेनिफिट मिल जाते हैं कि हम अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कम कर सकते हैं। कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। इसमें एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं कि, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हमने प्रॉपर्टी परचेज करी, सेल कर रहे हैं और परचेज करी थी हमने शुरू में, उसका हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया, उसका कितना इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन से।
इसमें जो बेस ईयर जैसे कि मैंने बताया था 1/4/2001 में इसकी वैल्यू 100 लगाई जाती है, तो हम लोग बेस ईयर के हिसाब से ही इसकी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए अमित ने एक प्रॉपर्टी 2001-2002 में परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, और वो इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है 2017-18 में। इसकी हमें एक्विजिशन कॉस्ट जो सी है, इंडेक्स कॉस्ट कैसे हम निकालेंगे? इसमें फर्स्ट जो है 2001-2002 और से लेके 2017-2018 तक का हम वैल्यू निकालेंगे। 100 वैल्यू जो है 2001-2002 की मानी जाएगी और 2017-18 एज पर टेबल 272 है इसकी वैल्यू। अब अगर मान लीजिए इसने इसकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख है, जैसे कि इसने बताया परचेज इसने 10 लाख की करी थी, तो और जिस साल में बेच रहा है 2016-17-18 में इसकी इंडेक्स वैल्यू 272 है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 272 डिवाइडेड बाई 100 जो कि बेस ईयर है 100 से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 27,20,000 27,20,000। ये इस तरीके से हमारी एक्विजिशन परचेज वैल्यू निकल आती है। अगर मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी जो सी है परचेज करी है 2001-2002 एग्जाम्पल से। अब ये जानते हैं कि मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी बेस ईयर जो हमारा 2001-2002 है उससे पहले अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसका फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इसमें मान लीजिए सुमित ने एक प्रॉपर्टी 1995-96 में 1995-96 में 2 लाख रुपए की परचेज करी, जो कि बेस ईयर जो सा हमारा 2001-2002 इससे पहले परचेज कर ली। इसके लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें फेयर मार्केट वैल्यू, जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 में प्रॉपर्टी की होगी, वो हमें देखनी पड़ेगी। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए सर्कल वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं। उस डेट में जो सर्कल वैल्यू होगी उसमें, या फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में क्या उसकी वैल्यू है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी 1/4/2001 में 3,20,000 इसकी वैल्यू हो गई, और ये अपनी प्रॉपर्टी को 2016-17 में बेचना चाहता है। अब इसकी जो एक्विजिशन कैसे कितनी वैल्यू हुई इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सन जो सा था 2001-2 में तो इसकी वैल्यू 100 हो गई, और 2016-17 में इसकी इंडेक्स वैल्यू जो कि इन्फ्लेशन वैल्यू है वो 264 हो गई। इसकी कैलकुलेशन के लिए 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 264 डिवाइडेड बाई 100। इसको 3,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 264 से वैल्यू से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो वैल्यू आ जाएगी 8,40,800 844,800। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्विजिशन वैल्यू 2016-17 में, जिसको हम लोग इसको एक्चुअल में इसको वैल्यू मानेंगे परचेज हमारी ये वैल्यू हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो कि बतला दूं। इसमें सबसे पहला तो जैसे मैंने बतला दिया, हम बेस ईयर मान लेते हैं 1/4/2001 में मान लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट जो भी है इसकी। इसमें अगर मान लीजिए इम्प्रूवमेंट करता है कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी में, इसमें बेस ईयर से पहले वो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो कि उस डेट में होती है 1/4/2001 में, उसी को हम लोग कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ तक तो आप जान गए होंगे कि कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फिर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फुल वैल्यू कंसीडरेशन जो हमारा सेल प्राइस होता है उसमें से लेस किया जाता है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, और उसमें से लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो परचेज की हमारी इंडेक्स कॉस्ट है वो, और लेस किया जाता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका बैलेंस जो सा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अपने कैपिटल गेन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स में हमें एग्जम्पशन सेक्शन 54 में एक एग्जम्पशन मिलती है। अगर मान लीजिए हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, और अगर हमने 1 साल पहले प्रॉपर्टी बेचने से 1 साल पहले कहीं मान लो हम लोगों ने कुछ परचेज कर रखा हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज करके उसका बेनिफिट मिल जाता है
या जो हमारा कैपिटल गेन है, इस अमाउंट को अगर मान लीजिए हम विद इन 2 ईयर्स 2 साल के अंदर अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तब हमें एग्जम्पशन मिल जाती है। या अगर हमने कोई नया हाउस कोई कंस्ट्रक्ट करना हो तो विद इन 3 ईयर्स हम उसमें एग्जम्पशन ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन करने में। लेकिन इस चीज़ का एक ध्यान रखना है, हमें सिर्फ अपना जो कैपिटल गेन, जो नेट बैलेंस जो कैपिटल गेन हुआ है, उसी को हमने इन्वेस्ट करना होता है न्यू हाउस परचेज करने के लिए। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें और भी हैं। कैपिटल गेन जो सा अगर मान लीजिए हमें 2 करोड़ तक का 2 करोड़ तक का हो जाता है तो हम लोग 2 घर तक 2 हाउस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हम परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेनिफिट हमें है अपनी लाइफ टाइम में, सिर्फ हमें एक बार ही मिलता है लाइफ टाइम में, ये नहीं कि हम बार बार करते रहेंगे। अच्छा, एक इसमें सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 54F, जिसके अंडर आता है, अगर मान लीजिए जरूरी नहीं कि हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, अगर मान लीजिए हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसको भी बेच के हम अपना कैपिटल गेन बचा सकते हैं। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ये कि जो हमने शुरू में तो था कि अगर मान लो हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसमें सिर्फ हम कैपिटल गेन जो नेट रह जाता है उसी को हमें आगे इन्वेस्ट करना होता है अपने कैपिटल गेन को बचाने के लिए। लेकिन अगर हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको हम बेचते हैं तो जितना हमारे टोटल अमाउंट सेल होती है, जो सेल कंसिडरेशन है, टोटल अमाउंट को हमें इन्वेस्ट करना होता है। इसमें ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी वही है, अगर मान लीजिए आपने सेल से 1 साल पहले अगर आपने कोई परचेज कर लिया है हाउस प्रॉपर्टी, और अगर मान लीजिए आपने जो सेल किया है कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसके विद इन 2 ईयर्स कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, या विद इन 3 ईयर्स कोई कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ सब कुछ ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है, वो भी इंडिया के अंदर ही। और थर्ड पॉइंट है, अगर मान लीजिए जो आपको कैपिटल गेन होता है, इसको जब तक आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते तब तक आप इसको सेव करने के लिए किसी बैंक में इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो नेशनलाइज बैंक है, जो भी पब्लिक सेक्टर के नेशनलाइज बैंक हैं, उनके अंदर एक अकाउंट होता है, उनमें उनके पास एक कैपिटल गेन से रिलेटेड एक अकाउंट है जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको बहुत ज़्यादा दिन तक आप नहीं सेव कर सकते। इसको 6 मंथ तक के पीरियड के लिए आप इसको रख सकते हैं, जब तक आपने कोई दूसरी जो देखा है परचेज नहीं। कैपिटल गेन जो टैक्स है उसको सेव करने के डिफरेंट तरीके हैं इनकम टैक्स में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं लेकिन हम कहीं भी नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। इसके लिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 54EC। इसके अंडर अगर मान लीजिए आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप कैपिटल बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती रहती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कैपिटल बॉन्ड जो सा है, इसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि आपको जितने भी अपनी प्रॉपर्टी में जितना आपने मिला है आपको सेल प्राइस, वो टोटल आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इसके बॉन्ड का जो सा है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 5 to 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और आपने जैसे ही प्रॉपर्टी बेची है विद इन 6 मंथ आपको बॉन्ड परचेज करने होते हैं। और इसकी लॉकिंग पीरियड 5 ईयर्स तक का होता है, जिसमें 5 साल के बाद अपने आप ही रिडीम हो जाता है। और ये बॉन्ड जो से थे, ना तो आप बेच सकते हैं और ना ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बॉन्ड की जो सी है वैल्यू 10,000 पर बॉन्ड की वैल्यू इसकी होती है। और टोटल बॉन्ड जो सा है 50 लाख, मतलब 500 बॉन्ड से ज़्यादा एक आदमी एक फाइनेंशियल ईयर में परचेज। जानकारी के लिए थोड़ा सा और बता दूं, कैपिटल बॉन्ड जो से हैं ये आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप परचेज कर सकते हैं। और ये कैपिटल बॉन्ड जो से हैं NHAI और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मिलते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि इसके बिना आपका कैपिटल गेन का ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉपर्टी होती है, या उनके अपने शेयर्स हो जाते हैं, अपने फैमिली शेयर में 5-5, 6-6 लोगों के अंदर एक प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। तो उस केस में जब आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी होती है तो इंडिविजुअल का जो शेयर होता है प्रॉपर्टी के अंदर,
मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ में है तो 50-50 शेयर हो गया, तो कैपिटल गेन जो भी है वो भी उसी हिसाब से शेयर के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, और एक इसमें और है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 20% है। इसमें कोई जो स्लैब है 10%, 20%, 30% उसको कंसिडर नहीं किया। मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन को किस तरीके से रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप रिड्यूस करने के लिए आपने कैपिटल बॉन्ड खरीद लिए हैं तो इसको आप 5 साल तक रखना आपको ज़रूरी है। और अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसको भी आपको 3 साल बाद ही कोई एक्शन ले सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपने पहले अगर कुछ किया तो आपका जितना कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगा है वो सारा आपको वापस आपके ऊपर लग जाएगा। और ये आपके स्लैब रेट जो होता है इनकम टैक्स का स्लैब रेट 10, 20 या 30 उस हिसाब से आपके ऊपर इसकी टैक्स का बर्डन आ सकता है। कैपिटल गेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें सब चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन नहीं हो पाती। मैं 1-2 वीडियो और लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि शेयर्स के ऊपर जो बेचते हैं, शेयर्स को सेल करते हैं, उसके ऊपर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और कई लोग मेरे से पूछते हैं जो NRI हैं, अगर NRI इंडिया में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचेंगे तो किस तरीके से अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं और किस तरीके से अपनी यहाँ पे बेची हुई अमाउंट को अपने कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। अगर ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों को करता हूँ शेयर करें। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।